बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बड़ी तारीख़ी ब्रेकिंग है। आज मैंने आपके साथ तारीख़ी ब्रेकिंग शेयर करनी है। कर्नल रफ़ीउद्दीन की किताब है भुट्टो के आखिरी 323 दिन। हो सकता है ये आप में से भी बहुत सारों ने पढ़ी हो, भुट्टो के आखिरी 323 दिन। इसमें मैंने एक आपके साथ छोटा सा हिस्सा शेयर करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की घड़ी और अंगूठी उनकी मौत के बाद उनकी लाश से किसने चुराई थी। इस छोटे से हिस्से में मुतअद्दिद सबक हैं, अगर कोई सीखे तो बहुत ही दिल दहला देने वाले सबक हैं। ये हिस्सा मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये हिस्सा इतना दुखी है, ये हिस्सा इतना इबरतनाक है, ये हिस्सा इतना अफसोसनाक है। ये बाज़-औक़ात कुछ को हो सकता है ये बहुत दिलचस्प भी लगे, लेकिन ये हिस्सा हर लिहाज से एक सबक आमोज़ हिस्सा है, एक बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। ये मैं छोटा सा इस किताब का एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ और ये तो आपको पता चल जाएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की घड़ी पर किसकी नज़र थी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उनकी अंगूठी किसने चुराई थी ये आपको मैं बताता हूँ। इसी में सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है आप उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहे। अल्लाह का काम नहीं रोकना चाहिए जनाब। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और हम रज़ाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। मुसलसल मेरी टीम इस फील्ड में है और गरीबों को रिलीफ़ देने के लिए इस वीडियो के साथ भी आखिर पर मैं एक हिस्सा लगाऊंगा वीडियो का कि जहां मेरी टीम काम कर रही है। बल्ला तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन एक नया फड्डा पड़ गया है कि जनाब बल्ला वापस तो मिला है लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वापस नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि ये बल्ला वापस हो। अब फड्डा नया ये भी है कि वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कि वो तो एक सूबे की हाई कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट, वो पूरे पाकिस्तान का फ़ैसला कैसे कर सकती है। और ज़ाहिर है इसमें कुछ फ़ैसले भी कोर्ट्स के मौजूद हैं कि जी एक हाई कोर्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक तो चारों सूबों से है, वफाक से भी है, तो वो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, तो उसका फ़ैसला एक सूबे की हाई कोर्ट कैसे कर सकती है। तो अब ज़ाहिर है अकबर अज़ बाबर साहब तो चले, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और निशानात तो वही हैं जो तकरीबन अलर्ट सबको हो चुके हैं, हर किसी को पता भी चल चुका है क्योंकि वो आरओज़ को और डीआरओज़ को भिजवा चुके हैं इलेक्शन कमीशन और अब कल परसों वो छप भी जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बल्ले का क्या फ़ैसला होता है। मैं सबसे पहले ये कर्नल रफ़ीउद्दीन का तारुफ़ कराना चाहूँगा जल्दी। उसके बाद मैं वो मिन वही हिस्सा मैं पढ़ूँगा और साथ साथ बताता भी रहूँगा। कर्नल रफ़ीउद्दीन सितंबर 1933 में ज़िला चकवाल तहसील तलागंग के गांव कोट काजी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम तलागंग और बाकी कराची में हासिल की। अप्रैल 1958 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से अस्करी तरबियत हासिल करने के बाद पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। 19 पंजाब शेर शाह बटालियन से अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1971 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाकर उसी बटालियन की कमांड हासिल की। 8 साल स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कमांडो में खिदमत सर अंजाम दी। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भरपूर हिस्सा लिया। 17 मई 1970 से 4 अप्रैल 1979 तक कर्नल रफ़ीउद्दीन ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी में मार्शल लॉ इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट के फ़राइज़ अंजाम दिए, जहां एक मुकदमा कत्ल में मुलव्वस साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा गया था। ये किताब उसके इसी अरसे मुलाजमत के मुशाहिदात, तजर्बात और महसूसात पर मबनी है। ठीक हो गया जी। कर्नल रफ़ीउद्दीन ने पाकिस्तानी नुमाइंदे की हैसियत से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो में भी खिदमत सर अंजाम दी। कर्नल मौसूफ़ इंडोनेशिया और मलेशिया में
मिलिट्री अताशी भी रहे और ISI में तैनाती के दौरान जिहाद अफ़गानिस्तान से भी मुतल्लिक़ रहे। सर्विस के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ़ कमांड, ट्रेनिंग और स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अक्टूबर 1988 में कर्नल की हैसियत से रिटायर हुए। आजकल दावत व तबलीग में मशगूल हैं। अब ये किताब जब लिखी जा रही थी उस वक़्त की बात है, ठीक है। अब मैं उस हिस्से को पढ़ता हूँ। ये उनका तारुफ ज़रूरी था क्योंकि वो कौन साहब हैं और उन्होंने ये जो किताब लिखी भुट्टो के आखिरी 323 दिन, ठीक है। ये मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ जहाँ से वो फांसी का जिक्र कर रहा है कर्नल रफ़ीउद्दीन, और वो जहाँ वो कह रहा है कि मैं, तो इसका मतलब लीजिएगा कि वो कर्नल रफ़ीउद्दीन। हुक्म के मुताबिक भुट्टो साहब को 3 और 4 अप्रैल 1979 की दरमियानी शब को 2 बजे इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात की मौजूदगी में फांसी लगानी थी। इंस्पेक्टर जेल खाना जात चौधरी नज़ीर अख्तर रावलपिंडी जेल में 3 अप्रैल सुबह से हाजिर थे, जबकि वो 1 अप्रैल शाम से 1 अप्रैल शाम से रावलपिंडी आए हुए थे। भुट्टो साहब की लंबी भूख हड़ताल, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, की वजह से उनकी जिस्मानी हालत देखकर एक स्ट्रेचर का बंदोबस्त भी कर लिया गया था कि अगर वो फांसी घाट तक चल कर न जा सके तो उनको उस पर ले जाया जाएगा। चंद एक पेट्रोमैक्सिस का भी बंदोबस्त, ये चूल्हे वो जो मिट्टी के तेल से लैंप जलाते हैं ना, उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया, क्योंकि इस रात आसमान पर काफ़ी बादल मौजूद थे और रात अच्छी खासी अंधेरी थी। मंदरजा झेल अफसरान रात 1:35 पर सिक्योरिटी वार्ड गए। नंबर 1 सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी यार मोहम्मद, नंबर 2 कमांडर सिक्योरिटी फोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन, ये वो अपना लिख रहे हैं। नंबर 3 मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी मिस्टर बशीर अहमद खान। नंबर 4 रावलपिंडी जेल डॉक्टर सगीर हुसैन शाह। और नंबर 5 डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ख्वाजा गुलाम रसूल। जबकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मजीद अहमद कुरैशी, काज़िम हुसैन बलोच, मोहब्बत खान और सुपरिटेंडेंट जेल के चुनाव के मुताबिक चंद वार्डर्स भी सिक्योरिटी वार्ड के दालान तक मंदरजा बाला पार्टी के पीछे पीछे थे, यानी ये जो 5 अफसरान थे इनके पीछे पीछे। इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात चौधरी नज़ीर अख्तर दफ्तर से सीधे मौत के कुएं की तरफ ही चले गए। सिक्योरिटी वार्ड, फांसी घाट और उनके दरमियान रास्ते पर फौज की फालतू गारद भी मुतय्यन कर दी गई थी, जैसे भुट्टो ने उड़ के जेल की दीवारें फलांग जानी थी। मज़कूरा पार्टी भुट्टो साहब के सेल के अंदर गई। भुट्टो साहब गद्दे के ऊपर लेटे हुए थे और जाग रहे थे। उनसे मजिस्ट्रेट मिस्टर बशीर अहमद खान ने कहा कि क्या वो कोई वसीयत छोड़ना चाहते हैं। भुट्टो साहब खामोश रहे। भुट्टो साहब का रंग बिल्कुल फीका और जर्द पड़ चुका था और वो जिस्मानी लिहाज से नकाहत की हालत में थे। ज़ाहिर है वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे भुट्टो साहब। अच्छा जी, उनकी आवाज़ खफीफ, बेहद कमज़ोर और साफ सुनाई न दे रही थी। उन्होंने कोशिश करके कहा, आई हैड ट्राइड बट माई थाट्स वर सो अपसेट दैट आई कुड नॉट डू इट, आई हैव बर्न्ड इट। मैंने कोशिश की लेकिन मेरे ख्यालात इतने दरहम बरहम थे कि मैं ना लिख सका, मैंने उसे जला दिया। यानी कुछ कागज़ों पे लिखा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बताया कि फिर मैंने उन्हें जला दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने करीब जाकर उनसे कहा कि जनाब आप चलकर जाएंगे या ये आपको उठा कर ले जाएं। उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया। ये कर्नल रफ़ीउद्दीन कह रहे हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। चंद लम्हों बाद मैंने उसी फ़िक्रे को दोहराया। वो मुझे इस तरह देखते रहे और फिर कहा, मुझे अफसोस है, आई पिटी। उन्होंने कुछ कहा लेकिन हम में से कोई भी कुछ न समझ सका। मैंने आगे जाकर उनके ऊपर झुककर कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं सका। उन्होंने उसी फ़िक्रे को दोहराया लेकिन मैं आखिरी 1-2 अल्फाज फिर भी न समझ पाया। मैं उनके चेहरे पर पूरी तरह झुक गया और फिर उनसे कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं सका। वो बेहद कमज़ोरी और वक्फे के साथ बोले, आई पिटी माई वाइफ लेफ्ट। मुझे अफसोस है, मेरी बीवी चली गई है। वो बेहद पुरइज़्तिरार और दिल सोज हालत थी। मैं भुट्टो साहब के जवाब के साथ खामोश हो गया। शायद वो ये कहना चाहते थे
कि वो चल नहीं सकते, मगर ये भी नहीं चाहते कि उन्हें उठा कर ले जाया जाए। शायद वो ये सोच रहे हों कि अगर उनकी बीवी मौजूद होती तो वो उन्हें सहारा देकर ले जाती। मैं उनके इस जवाब पर बिल्कुल शल और बेहिस हो गया। मैजिस्ट्रेट ने दोबारा आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप क्या वसीयत करना चाहते हैं। भुट्टो साहब खामोश रहे। मजिस्ट्रेट ने दोबारा पूछा कि क्या आप वसीयत लिखवाना चाहेंगे। उन्होंने जवाब दिया, यस आई वुड लाइक टू डिक्टेट। हाँ, मैं लिखवाना चाहूँगा। इस लम्हे वक्त ख़त्म हो चुका था और जेल सुपरिटेंडेंट ने हेड वार्डर को हुक्म दिया कि वो 2 आदमी अंदर लाए और मिस्टर भुट्टो को उठा लें। 4 वार्डर अंदर दाखिल हुए और 2 ने भुट्टो साहब के बाजू और 2 ने उनके पाँव और टांगें पकड़कर उनको ऊपर उठा लिया। जब उनको ऊपर उठाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो। जब उनको सेल से बाहर निकाला जा रहा था तो उनकी कमर तकरीबन फर्श के साथ लग रही थी और उनकी कमीज़ का पिछला हिस्सा उन 2 वार्डर्स जो उनकी टांगों को पकड़े हुए थे उनके पाँव के नीचे आया और कमीज़ फटने की आवाज़ आई। ये पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसका ये हशर किया गया। ठीक हो गया। और आज हम किसी के साथ नहीं चाह रहे कि अल्लाह माफ़ करे किसी भी सियासी लीडर के साथ या सियासतदान के साथ ऐसे हो, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, पीटीआई वाले कहते हैं हम पे सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जुल्म ये होता है, आपको पता ही कोई नहीं है कि जुल्म होता क्या है। ये जुल्म है जो आप सुने। मैंने उस कमीज़ का मुआयना किया, ये कर्नल रफ़ी कहते हैं कि मैंने उस कमीज़ का मुआयना किया तो नहीं, मुआयना तो नहीं किया, लेकिन वो बाजुओं के नीचे तक ज़रूर उधड़ गई होगी, यानी टांके खुल गए होंगे। दालान में उनको स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। उनके दोनों हाथों में उनके पेट के सामने हथकड़ी लगा दी गई। इस हालत में भी, अब आप अंदाज़ा कीजिए, हथकड़ी लगा दी गई। इतनी देर में मुशक्ति अब्दुर्रहमान चाय की प्याली लेकर सामने आया, जो भुट्टो साहब ने हमारे दाखिल होने से पहले उससे कही होगी। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि अल्लाह ताला की शान देखिए कि जेल की दीवार के पार प्राइम मिनिस्टर हाउस में भुट्टो साहब ने जो भी चाहा दुनिया के किसी भी हिस्से से उनके लिए फ़ौरन मुहैया किया गया। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर हाउस वहाँ होता था, रावलपिंडी में। ठीक हो गया जी। लेकिन और आज उनकी ये आखिरी और मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी कि चाय की एक प्याली भी पी ले। चारों वार्डरों ने स्ट्रेचर को चारों कोनों से उठाया। भुट्टो साहब ने अपना सर गर्दन पर थामे हुए ऊपर उठाए रखा, मगर वैसे बिल्कुल बेहिस रहे। उनके पाँव पीले जर्द नज़र आ रहे थे, जैसा कि जिस्म में खून बिल्कुल कम हो गया हो। सेल से तकरीबन 250 गज फांसी घाट तक वो बिल्कुल खामोश और बग़ैर हरकत के रहे। फांसी की जगह वार्डरों ने स्ट्रेचर को ज़मीन पर रखा और 2 ने भुट्टो साहब की बगलों के नीचे से मदद की और फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। मैं भुट्टो साहब के नज़दीक तरीन रहा। सिर्फ मैंने अपने पाँव फट्टे से, यानी कर्नल रफ़ीउद्दीन कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने अपने पाँव फट्टे से बचा कर रखे, लेकिन मेरे कान और उनके चेहरे से 1 या 2 फुट ही दूर रहे। उनके हाथों से हथकड़ी निकाल कर उनके बाजुओं और हाथों को उनके कमर के पीछे एक झटके से ले जाए गए और फिर हथकड़ी लगा दी गई। इसी दौरान तारा मसीह ने उनके सर और चेहरे पर मास्क चढ़ा दिया। या तो उन्हें चेहरे पर मास्क की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, या हाथों को मरोड़ते हुए जब उनको कमर के पीछे हथकड़ी लगाई गई तो लोहे की हथकड़ी ने उनकी कलाइयों को दबाया, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे, बस इतना कहा। शायद वो ये कहना चाहते हों कि ये मुझे तकलीफ़ दे रही है। मैं उनके बिल्कुल नज़दीक था, यानी मैं तख्ते से बचते हुए आगे उनकी तरफ इतना झुका हुआ था कि उनके मुंह और मेरे कानों में 1-2 फुट का फासला होगा, मगर मैं उनकी ये आखिरी बात पूरी न सुन सका। ठीक 2:04 पर 4 अप्रैल 1979 को जल्लाद ने लीवर दबाया और भुट्टो साहब एक झटके के साथ फांसी के कुएं में गिर पड़े। मैं ऊपर से सीढ़ियों के ज़रिए उतरकर कुएं के खुले रुख नीचे गया। देखा कि भुट्टो साहब का जिस्म मामूली हिल रहा था और ऊपर से नीचे गिरने की वजह से, लेकिन वो उस वक़्त मुर्दा हालत में थे। मैं इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के पास उन कुर्सियों पर आकर बैठ गया जो लटकी हुई लाश के सामने रखी हुई थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैंने देखा कि भुट्टो साहब का सर उनकी गर्दन पर बाएं तरफ झुक गया था, लेकिन फांसी के फंदे का रस्सा
ان کی دائیں طرف سے اوپر گیا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب کی لاش کا اس طرف لٹکنا، میرے لیے اس طرح لٹکنا میرے لیے ایک نہ بھلا دینے والا منظر ہے۔ میں آج تک جب بھی اس کا تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کرنل رفیع الدین کہہ رہے ہیں، جو سیکیورٹی انچارج یا سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ تھے۔ چند منٹوں بعد میں نے کسی کو کنویں میں بھٹو صاحب کے جسم کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چودھری یار محمد، جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، سے پوچھا کہ کنویں میں بھٹو صاحب کی لاش کے ساتھ کون ہے۔ ان کے بجائے مجھے آئی جی پریزن نے بتایا، آئی جی جیل خانہ جات نے بتایا کہ وہ طارا مسیح ہے اور ہاتھوں ٹانگوں کو سیدھا کر رہا ہے تاکہ تشنج کی وجہ سے ان کا جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ طارا مسیح، اچھا جی، جب میں پچھلی شام آئی جی جیل خانہ جات اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ان کے جیل دفتر میں بیٹھا تھا تو کسی اسسٹنٹ نے بتایا تھا کہ بھٹو صاحب نے، اب اندازہ کیجئے، کسی اسسٹنٹ نے بتایا کہ بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ان کی پھانسی کے وقت ان کی گھڑی اس وقت کے سنتری کو دے دی جائے۔ یہ بھٹو صاحب تھے، گھڑی بیچی نہیں ہے، انہوں نے کہا میری گھڑی اس سنتری کو دے دی جائے، اس گارڈ کو، اس سپاہی کو جو جیل کے میرے سیل کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ اس پر اچھی خاصی بحث چل نکلی۔ اب آپ دیکھیے ذرا ستم ظریفی دیکھیے، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جس نے آپ کو آئین دیا، جس نے ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی، جو ڈاکٹر قدیر کو لایا تھا۔ اب یہ دیکھیے، اب اچھی خاصی بحث چل نکلی۔ آئی جی صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی بڑی قیمتی ہوگی، کم از کم کئی ہزار کی تو ہوگی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے فوراً کہا کہ یہ قانونی طور پر ان کی ملکیت ہونی چاہیے، یعنی یہ قانونی طور پر ان کو ملنی چاہیے۔ میں اس وقت، کرنل رفیع الدین کہتا ہے کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ بکرے کو جان کی اور قصاب کو چربی کی۔ میں نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ یہ گھڑی ممکن ہے ان کی شادی کی ہو، ویسے بھی اسے بیگم بھٹو کے حوالے کر دینا چاہیے۔ قانون کے مطابق پھانسی کے بعد نعش کو 30 منٹ تک لٹکنا چاہیے اور پھر ڈاکٹر کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد موت واقع ہو چکی ہے، لاش کو اتارا جاتا ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور ان کی انگلی پر انگشتری اتار لینی چاہیے۔ میں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ قریشی کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور انگوٹھی اتار لی جائے۔ وہ بھٹو صاحب کی گھڑی تو اتار کر لے آئے، مگر کہنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر انگشتری نہیں ہے، انگوٹھی۔ بھٹو صاحب جب بھی بیٹھ کر میرے سامنے گپ شپ لگایا کرتے تھے تو عموماً وہ اپنی انگشتری کے ساتھ کھیلتے رہتے، یعنی اسے اپنی انگلی کے ارد گرد پھیرتے رہتے تھے۔ میں نے مسٹر قریشی کو بتایا کہ میں نے آج ہی ان کی انگلی پر انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ آئی جی پریزن نے مسٹر قریشی کو بلایا اور کہا کہ جا کر طارا مسیح کی تلاشی لے۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر قریشی بھٹو صاحب کی انگشتری لے کر آ گئے اور بتایا کہ یہ طارا مسیح کی جیب سے نکلی ہے۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیں اور بعد ازاں بیگم بھٹو صاحبہ کو حوالے کر دیں۔ کافی دنوں بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے باتوں میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کا تمام سامان بما ان کی گھڑی اور انگشتری بیگم بھٹو صاحبہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان کا پہلا الیکٹڈ وزیر اعظم، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور یہ آپ سے اس سے بڑھ کے ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی گھڑی کی پڑ گئی، ان کی انگوٹھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ طارا مسیح نے وہ انگوٹھی کسی اور خیال سے چرائی ہو، کیونکہ بھٹو ایک کرشماتی لیڈر تھا۔ بھٹو طارا مسیح کے بہت سارے اور بھی مختلف انٹرویوز آ چکے ہیں اور وہ مختلف حوالوں سے، تو وہ بھٹو کے نشانی کے طور پہ رکھنا چاہتا ہو، انہوں نے کوئی لالچ میں نہ چرائی ہو، وہ پیار میں یا نشانی کے طور پر۔ یہ اور بات ہے کہ وہ انہوں نے بغیر پوچھے ہی اور بغیر وہ پوچھتا بھی تو بیچارہ وہ کس سے پوچھتا، لیکن بات یہ ہے کہ جن کی نظر ان کی گھڑی پہ تھی، اور پتہ نہیں وہ گھڑی بعد میں تو کوئی ویریفیکیشن کی ہی نہیں ہے کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم سے یا ان کی بیٹی سے کہ کیا وہ گھڑی آپ کو ملی تھی۔ یہ ہے، تاریخ گزر جاتی ہے، زمانے گزر جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، بہت ساری یادیں رہ جاتی ہیں، بہت سارے سبق رہ جاتے ہیں۔ وہ ماضی کی گھڑی ہو، آج کی گھڑی ہو، یہ میں وقت والی گھڑی کی بات کر رہا ہوں۔ یہی گھڑیاں جب یاد رہتی ہیں
تو جسم لرز جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آباب قدر ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے 2022 سیلاب متاثرہ علاقوں میں نادار و مستحقین میں گرم بستروں کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ سیلاب بیمارے ہوئے لوگ ہیں، سارے گھر بچے 5 سال کا نہیں بنا دے، حالت تک نہیں بنا دے۔ بہت دے دے اللہ انہوں کو ترقی دے دے، جنہ ساکوں اے بسترے دیتے۔ سیلاب آئے نا، اصاب سارے بال بچے تمبو چڑھا جائیں، سارے گھر شا لوٹ گئے۔ ظفر صاحب کا شکریہ کریں، شکر ایسا کوئی چیز مل گئی ہے بھلا سی نہیں جا سکتی تھی۔